हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विजयनगर एम्पायर के बारे में। अब हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी मुगल्स। अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मुगल्स के बारे में। तो अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स इंडिया में आए थे। इब्राहिम लोदी को उन्होंने डिफीट किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में हरियाणा में। पानीपत एक प्लेस है जो हरियाणा में लोकेटेड है और इस बैटल में मुगल्स जीते थे। उस टाइम बाबर एक मेन लीडर था, बाबर था मुगल एम्परर जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी का राजा था और बाबर के जीतने से ही मुगल ने अपना किंगडम शुरू कर लिया था, अपना राज करना शुरू कर लिया था। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं मुगल्स को डिटेल्स में। While the Delhi Sultanate weakened, Babur, a Turkish Mongol ruler and the military strategist who having been throughout the Samarkand, the modern Uzbekistan, turned his side to India। जो हम बाबर की बात कर रहे थे, बाबर एक टर्किश मंगोल रूलर है जो उज्बेकिस्तान से इंडिया आया है। अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, और ये तैमूर का डिसेंडेंट है। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द पानीपत 1526। बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और ये बैटल पानीपत प्लेस पे हुई थी जो हरियाणा में है, इसलिए इसी को बैटल ऑफ पानीपत बोला जाता है और इसी बैटल को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी हम जानते हैं। इट रिलाइड हैविली ऑन द गन पावर, फील्ड artillery and the matchlocks gun which had recently been introduced in the warfare in India। इस बैटल में गन पावर्स, हैवी लोडेड गन पावर्स का यूज़ किया गया था और बहुत ही बड़ी बड़ी गन्स का भी यूज़ किया गया था। That defeats put the final end to the Delhi Sultanate and laid the foundation of Mughal Empire। और इस बैटल में मुगल्स ने क्योंकि बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया था तो वो हरा देते हैं इब्राहिम लोदी को, जो लोदी डायनेस्टी, और जो डायनेस्टी हमारी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है लोदी डायनेस्टी, उसके रूलर को उसने हराया जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, और शुरू किया अपने शासन को। एज अ बाबर एज्यूम्ड कंट्रोल टू द दिल्ली थ्रोन आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530, हिज सन हुमायूं स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। फिर बाबर ने शुरू किया मुग़ल एम्पायर को संभालना और बाबर की डेथ 1530 में हो गई थी। बाबर की डेथ के बाद उस एम्पायर को हुमायूं, जो बाबर का सन था, उसने संभालना शुरू किया। लेकिन हुमायूं को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस हुई, बहुत से स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, शेरशाह सूरी, अ पावरफुल अफगान लीडर, एस्टैब्लिश्ड द सुर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया and introduced many lasting reforms। The empire was short-lived, however, as Humayun soon reconquered the lost ground। अब हुमायूं की वीकनेस को देखते हुए शेरशाह सूरी, जो सुर एम्पायर्स का था और जो एक अफ़गान लीडर था, उसने हुमायूं के संग बैटल किया और ये जो बैटल फिर उसने इस्टेब्लिश किया है सुर एम्पायर को। लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए शेरशाह सूरी यहाँ पे रूल नहीं कर पाया था। शेरशाह सूरी ने रूल किया है 1540 से 1555 तक और इसने सुर डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था और रिप्लेस किया है बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए मुग़ल एम्पायर को। और अगेन हुमायूं ने बैटल करके अपनी डायनेस्टी को, अपने रीजन को फिर से कैप्चर कर लिया था और हुमायूं फिर से आ गया था मुग़ल्स एम्पायर में अपना शासन करने के लिए। बिफोर दिस हैपन, हिमू a skilled military commander and the chief minister Wazir under one of the last Sur Empire captured Delhi and ruled it briefly under the royal name of हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हुमायूं के आने से पहले वहाँ पे हिमू, जो एक स्किलफुल कमांडर था, जो सुर डायनेस्टी का सूरी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसको हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसने भी कैप्चर किया था दिल्ली को एज अ वजीर। Through enjoying some military success, he was injured in the battlefield, the second battle of पानीपत। लेकिन हिमू सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में इंजर्ड हो गया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत
हुआ है 1556 में, और ये अकबर और हीमू के बीच में हुआ था। और पानीपत, जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा में एक प्लेस है, इसीलिए इस बैटल का नाम भी पानीपत ही पड़ा है। और इस बैटल में हीमू हार गया था, अकबर जीत गया था, और फिर से रीइंस्टैब्लिशमेंट हो गया था हमारे मुगल एम्पायर का। ठीक है, तो हेयर इट इज रिटन दैट थ्रू एंजॉइंग सम मिलिट्री सक्सेसेस he was injured in the battlefield, the second battle of Panipat, and when confronted the Babar's grandson Akbar captured Himu was brought to Babar, who had him beheaded. बाबर soon reclaimed Delhi for the Mughals। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि हीमू और बाबर के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, और उसने हीमू को अपने पास बुलाया और उसका गला कलम करवा दिया था। और फिर से अकबर ने हाँ, अकबर और हीमू के बीच में हुआ था हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर जीता था, और अकबर ने हीमू को अपने पास बुलाया और उसके सर को कलम कर दिया था, और फिर से उसने मुग़ल डायनेस्टी को फिर से कंट्रोल करना, मुग़ल एम्पायर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं अकबर की। अच्छा, अकबर से पहले हम कुछ और पॉइंटर्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक पैराग्राफ है आपकी बुक में गिवन है, बाबर एंड द इंडिया। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है बाबरनामा। इसमें बाबर्स की सारी मेमोरीज़ को लिखा गया है। आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें यह बताया गया है कि बाबर किस तरीके इसका क्रूल एक रूलर था। उसने अपने एम्पायर के टाइम पे टावर ऑफ स्कल्स भी बनाए थे। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, इसमें आपको बाबर के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमको ग्रीन जो बॉक्स में गिवन है, थिंक अबाउट इट। द क्वेश्चन इज गिवन दैट व्हाट स्ट्राइक्स यू इज बाबर्स इम्प्रेशंस ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है कि बाबर किस तरीके का था, उसका क्या इंडिया के बारे में सोच थी? तो बाबर का मानना था कि इंडिया एक बहुत रिच और डाइवर्स कंट्री है। बाबर यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं उनको बहुत पसंद करता था, इसलिए वो कहीं ना कहीं इंडिया में रूल भी करना चाहता था, और इसीलिए यहाँ पे मुग़ल एम्पायर की शुरुआत भी हुई है। ही डिसलाइक द क्लाइमेट एंड सम सिटीज़। वो यहाँ का क्लाइमेट और कुछ सिटीज़ को पसंद भी नहीं करता था। और ही वॉज क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट, और वो बहुत सी चीज़ों को लेकर क्यूरियस था और बहुत सी जगह को उसने कैप्चर करने की भी कोशिश की है। चलिए अब बात कर लेते हैं अकबर की। अकबर जो हमने पहले डिस्कस किया, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था अकबर एंड हीमू के बीच में, और जिसमें हीमू हार गया था और अकबर ने रिकैप्चर किया था, रीइंस्टैब्लिश किया था मुग़ल एम्पायर का। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने 13 ईयर्स में एम्पायर उसको एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया था। अकबर वॉज डिक्लेयर्ड एम्परर एट द एज ऑफ 13 अपॉन हिज फादर हेमूस एक्सीडेंटली डेथ। जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तो 13 साल की उम्र में अकबर ने मुग़ल एम्पायर को संभालना शुरू कर दिया था एज अ एम्परर। अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर द मुग़ल कंट्रोल। हिज reign was the blend of brutality and the tolerance shaped by the ambition and strategy। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने एंटायर सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मुग़ल कंट्रोल के अंदर कर लिया था, और ये एक कह सकते हैं थोड़ा सा ख़राब भी था, और कहीं ना कहीं इसकी जो अकबर की स्ट्रेटजीज़ है वो बहुत एम्बिशियस स्ट्रेटजीज़ थी इसकी। इन अर्ली कॉन्क्वेस्ट फॉलोइंग मैनी ऑफ हिज predecessors examples, he showed no mercy to the fort Chittorgarh in Rajasthan, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldiers. They inflicted heavy losses on the Mughal army, but the fort finally breached, died fighters in the large number, while hundreds of women committed zohar। अकबर एक बहुत क्रूल एम्परर था जिसने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को भी नहीं छोड़ा, और इसने वहाँ पे फाइट किया, वहाँ बहुत से लोगों को मार दिया गया था वॉर के टाइम पे, और बहुत सी वीमेंस ने जौहर कमिट कर लिया था। अब जौहर क्या होता है? जौहर बेसिकली एक प्रथा कह सकते हैं या एक रिचुअल कह सकते हैं जो मेजरली राजपूत वीमेंस अपने को सेल्फ इमोलेशन कर लेती हैं, खुद को ख़त्म कर लेती हैं ताकि उनको कोई
अगर किसी ने उनको वॉर में जीता है तो कोई उनका मिसयूज़ ना कर पाए या उनके संग गलत व्यवहार ना करे। ठीक है, तो जौहर अकबर के टाइम पे हमारे इंडिया में प्रिवेलिंग था और जनरली राजपूत वीमेंस इसको फॉलो करती थी। यहाँ पे नीचे बॉक्स में भी आपको जौहर के बारे में दिया गया है। व्हेन इवेडिंग टर्किश एंड मुगल आर्मीज कॉन्कर्ड द टेरिटरी दे ऑफ्टन टुक द वीमेन एज अ स्लेव। जब मुगल आर्मी से टर्किश आर्मी किसी टेरिटरी को जीत लेते थे तो वहाँ की जो औरतें होती थी उनको वो एज अ स्लेव रखते थे, उन्हें अब्यूज़ करते थे, उनके संग बहुत ख़राब व्यवहार करते थे। तो जब उन्होंने राजस्थान के कुछ पोर्शन को मुगल्स ने कैप्चर किया था तो वहाँ की औरतों को भी स्लेव की तरह रखा जाता था। तो इसलिए अब वुमेंस ने अपने आप को बचाने के लिए जौहर कमिट कर लिया था, अपने को खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत वीमेंस जंपिंग इनटू द मास फायर। अब इसमें लोग वीमेंस क्या करती हैं, फायर में खुद कूद जाती हैं और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती हैं ताकि कोई उनको एज अ स्लेव ना रख पाए, उनको अब्यूज़ ना कर पाए। और ये जो स्टेप लेती हैं इसको एक हेरोइक एक्ट की तरह देखा जाता था उनकी सोसाइटी में। Thus, when the Akbar finally broke into the Chittorgarh fort, hundreds of Rajput women led by their queens and noble women committed जौहर। तो जब अकबर ने चित्तौड़ फोर्ट को पे हमला किया और उसको जीता तो वहाँ पे जितनी भी राजपूत वीमेंस थी, जितनी भी क्वींस थी ज़्यादातर, उन सब ने खुद से ही वो आग में कूद गई थी, उन्होंने जौहर कमिट कर लिया था। ठीक है, Akbar ordered a massacre of some 30,000 civilians, and the surviving women and the children were enslaved. Akbar was 25 at the time, and he sent a message of victory which read, "We have succeeded in occupying a number of forts and towns belonging to the infidels and have established Islam there." अकबर जब 25 साल का था तो उसने बहुत से राजपूत एरिया को भी कैप्चर कर लिया था और उसने ये मैसेज फॉरवर्ड कराया कि हमने बहुत से टाउन्स और फोर्ट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है और जितने भी इनफिडल्स हैं, इनफिडल्स मीन्स जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो अकबर के लिए इनफिडल्स थे। ठीक है, तो उन्होंने ये मैसेज किया कि जितने भी इनफिडल्स थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया है। विद द हेल्प ऑफ आर bloodthirsty sword, we have erased the sign of infidelity from their mind and have destroyed the temple in those places and also all over the Hindustan। और उसने ये भी कहा कि मैंने जो पूरे हिंदुस्तान में और राजस्थान वाले जो एरिया है वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि सब लोग अब उसका रिलीजन फॉलो करें। अकबर फॉलोड हिज predecessors in this thought of his, a monarch should be ever intent on conquest, otherwise his enemies rise in army against him. As his empire grew, he increasingly used political strategies to stabilize it. He entered into marriage alliances with princesses of neighboring kingdom, welcomed Rajputs and रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट। और अकबर क्योंकि अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था तो उसने अपने नेबरिंग प्रिंसेसेस से मैरिज की, उन्होंने राजपूत किंग्स को भी अपने यहाँ वेलकम किया, उनसे उनके लड़कियों से शादी की ताकि वो अपनी किंगडम को और आगे बढ़ा सके और उनका रिश्ता कहीं ना कहीं अपने नेबरिंग प्लेसेस से किंग्स राजाओं के संग और स्ट्रांग हो सके। एबॉलिश द जिजिया, उसने जिजिया को एबॉलिश किया एंड प्रमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सुल्के कुल। और उसने एक जो पॉलिसी प्रमोट की थी वो पॉलिसी थी सुल्के कुल की, जिसका मीनिंग था पीस विद ऑल। वो चाहता था कि हर जगह शांति हो। तो हम ये कह सकते हैं अकबर कहीं ना कहीं एक बुरा शासक भी था और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा शासक भी था। ठीक है, दो इंटरफेथ डायलॉग्स, अपॉइंटमेंट of Hindu officials in high position and other bold reforms, Akbar expanded and established his empire, even gaining the support of many Rajput rulers। अब अकबर ने अपने एम्पायर को बहुत से राजपूत रूलर्स की हेल्प से भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। His court historian and biographer Abul Fazl recorded him as stating, "Formally, I persuaded man into a conformity with my faith and deemed it Islam. As I grew in knowledge, I was overwhelmed with the shame. Not being a Muslim myself, it was unmet.
to force other to become such. What constancy is to be expected from प्रोस्टाइल्स ऑन दी कंपल्शन। तो उसने अबुल फजल जो था अकबर के कोर्ट का हिस्टोरियन था या बायोग्राफर था, उसने लिखा था कि मुझे शर्म आती है इस बात पे नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, बल्कि इस बात में कि हम दूसरों को कैसे फोर्स कर सकते हैं अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए। हिज लॉन्ग रेन लास्टिंग ऑलमोस्ट 50 ईयर, अकबर का जो रेन था, जो शासन था, लगभग 50 साल तक की उसने शासन किया है। और जो उसका टाइम ड्यूरेशन है 1556 से 1605, जब उसकी डेथ हो गई थी तब तक ही उसने शासन किया था। वाइल इट्स मिडिल पीरियड वॉज रिलेटिवली पीसफुल, अगर हम बात करें मिडिल पीरियड की उसके रूलिंग की तो वो थोड़ा पीसफुल था। द फाइनल 15 ईयर्स इवॉल्व फ्रेश मिलिट्री कैंपेन्स इन कश्मीर, सिंध एंड डेक्कन एंड अफगानिस्तान। और फाइनली आखिरी के 15 सालों में उसने कुछ मिलिट्री कैंपेन्स की जो कश्मीर, सिंध, डेक्कन और अफगानिस्तान की तरफ थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की थी सुल्क के कुल, जो एक डॉक्ट्रिन और कह सकते हैं कि एक पॉलिसी प्रमोट की थी अकबर ने, सुल्क के कुल, जिसकी मीनिंग थी पीस विद ऑल। अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसका मीनिंग था रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन और पीस विद ऑल। कह सकते हैं कि टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस, लोगों के बीच में रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करना। और उसने कहा था कि हमें सभी रिलीजन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और हेल्प एंड इसकी जो पॉलिसी हेल्प करती हैं हारमनी, उसके एम्पायर, किसी भी एम्पायर में हारमनी को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम जिजिया टैक्स की बात करें जिसे अकबर ने एबॉलिश किया था, तो जिजिया टैक्स एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम में लगाया जाता था। इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इस टैक्स में कलेक्ट किए जाते जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, वो सेवरल रूलर्स थे, वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को। इसे एबॉलिश किया है अकबर ने 1564 में और री इम्पोज किया है औरंगज़ेब ने 1679 में। अब ये मैप दिया हुआ है, ये मैप है मुग़ल एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर एट अ डिफरेंट पीरियड। यहाँ पे आपको मुग़ल्स का जो राइज है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में वो दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे स्केल में देख सकते हो, अलग अलग कलर और अलग अलग लाइन से हमको रिप्रेजेंट किया गया कि किस टाइम पे मुग़ल ने कहाँ कहाँ पे शासन करना शुरू किया था। ठीक है, अच्छा, ये जो पेंटिंग हमको दी हुई है, ये पेंटिंग है अकबर के कोर्ट की, अकबर के राज दरबार की ये एक फ़ोटो दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि थिंक अबाउट इट, वाई डू यू थिंक अकबर एम्पावर डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू एक्सपेंड हिज एम्पायर वाइल द अर्लियर रूलर ऑफ दिल्ली रिलाइड मोस्टली ऑन मिलिट्री माइट। तो आपको क्यों लगता है कि अकबर ने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया था अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए? सो दैट ही वांटेड टू स्टेबल रूल, वो एक स्टेबल रूल को चाहता था। ठीक है, उसने अलायंसेस बनाई थी राजपूत के संग ताकि वो अपने एम्पायर को और एक्सपेंड कर सके। उसने रिस्पेक्टेड टू और रिलीजन, या हम कह सकते हैं सुल्क के कुल का स्लोगन भी दिया है। ठीक है, उसने लोगों की लॉयल्टी को जीतने की कोशिश की है एंड यूज़ बोथ डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री पावर, उसने डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर दोनों का ही यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स एक्सप्लोर का क्वेश्चन, कंपेयर द मैप ऑफ फिगर 2.2 एंड 2.12 एंड 2.16, व्हाट डिफरेंसेस यू नोटिस। अगर हम बात करेंगे इन तीनों ही मैप में तो हमको ये पता चलता है कि कैसे कैसे इंडिया की बाउंड्री डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आए हैं, कैसे कैसे इंडिया में चेंजेस हुए हैं। न्यू किंगडम्स और एम्पायर के इमर्ज होने से हमारी इंडिया का जो क्लासिफिकेशन था या इंडिया का मैप है उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशंस देखने को मिलते हैं और द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वॉज रिशेप्ड बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स। अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का वो समय समय पे चेंज होता रहा है। जब राजपूत ने यहाँ पे रूल किया तो हमारा पॉलिटिकल मैप कुछ अलग दिखता था, जब मुगल्स ने किया था तो उनका मुगल एम्पायर जो कैप्चर किया था वो एरिया अलग था, तो वो कुछ अलग दिखता था। जब डेक्कन की बात करें तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। तो हम ये कह सकते हैं जो जो किंग्स यहाँ पर रूल करते गए उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए और जिसकी वजह से हमें अपने मैप में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप आज के करंट मैप को कंपेयर करोगे
पास्ट के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ओल्डेस्ट मैप था इंडिया का, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट था, वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। तो अगर हम इंडिविजुअल इंडिया का मैप देखेंगे तो वो हमें कुछ अलग तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोटो हमको दी गई है। ये फ़ोटो है 5 स्टोरीड फ़ोटो, जिसको पंचमहल कहा जाता है। और इस 5 स्टोरी मतलब कि 5 फ्लोर हैं यहाँ पे। ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई थी, जो करंट के आगरा में लोकेटेड है। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अकबर ने 50 ईयर्स के लिए रूल किया था इंडिया में। ठीक है, अब इस फोटो को भी हमने देख लिया। ये फ़ोटो थी पंचमहल की, कहाँ पर लोकेटेड है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में, और अकबर ने ही बनवाई थी। डिस्पाइट बीइंग illiterate, Akbar became keen to explore Persian and Indian texts and showed great interest in classical Indian thought and often invited scholars to his court. अकबर illiterate था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडियन एंड पर्शियन टेक्सेस पे, और वो इनवाइट करते था अपने कोर्ट में, अपने दरबार में अलग अलग स्कॉलर्स को भी। ही इस्टेब्लिश अ हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, उसने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन को इस्टेब्लिश किया है जो फतेहपुर सीकरी में है, और इस हाउस ऑफ ट्रांसलेशन को मकतब खाना भी बोला जाता है। ही हैड मेजर संस्कृत टेक्सेस ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन, और यहाँ पे आपके पास आपको बहुत से संस्कृत टेक्सेस मिलेंगे जिनका ट्रांसलेशन किया गया है पर्शियन में, इंक्लूडिंग महाभारता। महाभारता को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, और उसको रज़मनामा, महाभारता को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था रज़मनामा के नाम से। ठीक है, रज़मनामा इन पर्शियन, और द बुक ऑफ वॉर। रामायणा का ट्रांसलेशन भी किया गया है, और रामायणा को 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया था। मिनिएचर पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होती हैं जिसमें हम एक्चुअल सीन को छोटी छोटी आर्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग मिनिएचर, अलग अलग क्रिएचर्स को बना के। दी भगवत गीता एंड पंचतंत्र, तो जो अकबर था उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने ट्रांसलेशन कराए हैं संस्कृत से पर्शियन में। जैसे महाभारत का उसने ट्रांसलेशन कराया, रामायण का कराया, भगवत गीता का और पंचतंत्र का भी उसने ट्रांसलेशन कराया है। अकबर सन्स जहांगीर शेयर्ड विद हिज फादर a love for art and architecture and tried to expand the empire into the Deccan। अकबर का जो लड़का था, जो उसका सन था, उसका नाम था जहांगीर। उसने अपने फादर से ये शेयर किया कि उसे आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है, और वो चाहता है कि वो मुग़ल एम्पायर को एक्सपेंड करे डेक्कन की तरफ भी। हिज सन शाहजहां फॉट सेवरल रिबेलियंस एंड इज़ बेस्ट रिमेंबर्स एज अ बिल्डर ऑफ द ताजमहल। और जो उसका लड़का था शाहजहां, उसने भी बहुत से रिबेलियंस किए, और उनको जाना जाता है आज के टाइम पे ताजमहल के लिए, जो आगरा में लोकेटेड है, शाहजहां ने ही बनवाया था। द ताजमहल इज़ इवन टुडे रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ताजमहल की बात करें तो उसको आज ही पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट के लिए। दिस पीरियड फ्रॉम द पीक ऑफ an immense flowering of art and architecture, which include the building of Humayun's tomb in Delhi, the Red Fort in Delhi एंड आगरा। अगर हम अकबर या मुग़ल एम्पायर की बात करें तो हम अगर पूरे मुग़ल एम्पायर को देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इंडिया में आर्किटेक्चर का और आर्ट का। जैसे ताजमहल भी इसी पीरियड में बनाया गया था। हुमायूं टॉम दिल्ली में जो है वो भी इसी ड्यूरेशन बनाया गया था। रेड फोर्ट जो दिल्ली आगरा 2 जगह हैं वो भी मुगल्स ने ही बनवाए थे। Other classical arts and music of India also flourished during this period। इस टाइम पे अदर म्यूज़िक और आर्ट भी इंडिया में बहुत डेवलप हो रही थी, एंड ऑल्सो रिमार्केबल वर्क ऑफ कैलीग्राफी एंड मिनिएचर पेंटिंग। और इस टाइम हम बहुत सुंदर सुंदर आर्ट्स, हैंड राइटिंग भी देखने को हमें मिलती है। कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। लोग बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग करते थे, काविंग करते थे, इंस्क्रिप्शंस वगैरह काव करते थे, और मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाते थे। देखिए अभी एक यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी मिनिएचर पेंटिंग है। ये पेंटिंग हमको दिखा रही है रामायण की, जिसमें राम जी हिरण का शिकार करने वन में गए थे। ठीक है, तो अकबर ने इसको पूरा
मिनिएचर के फॉर्म में इसको कोट करके पूरा लिखवा रखा है। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो मिनिएचर पेंटिंग स्मॉल डिटेल पेंटिंग्स होती हैं जिन्हें जनरली फाइन ब्रशेस से बनाया जाता है। इसमें ब्राइट नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता था और मेजरली ये डिपिक्ट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं हिस्ट्री, रिलीजन एंड रॉयल लाइफ को। राजा कैसे रहते थे, कभी उनकी कोर्ट की पेंटिंग बना दी जाएगी या किसी रिलीजन बेस कोई फ़ोटो, जैसे कि हमको फ़ोटो दी गई है राम जी वाली। ठीक है, और पॉपुलर थी ये मुगल्स और राजपूत के आर्ट ट्रेडिशन में। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं जो हमारी बुक्स में दिया गया है लास्ट मुग़ल एम्परर, उसका नाम है औरंगज़ेब। अच्छा, अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर में सबसे लास्ट मुग़ल एम्परर नहीं था। मुग़ल एम्पायर में सबसे लास्ट जो हमारा मुग़ल एम्परर था वो था बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड, लेकिन औरंगज़ेब को हम लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर बोलते हैं क्योंकि औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग गया था। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो चलिए लास्ट मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब को डिस्कस कर लेते हैं। वी मेंशन अर्लियर द फ्रीक्वेंट वायलेंट सक्सेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। दिस वॉज रिपीटेड ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ शाहजहाँ हु फेल्ट इल इन 1657। शाहजहाँ जिसकी डेथ हो गई थी 1657 में। He wished the throne to go to दारा शाहो, his elder son। शाहजहाँ चाहता था कि जो उसका थ्रोन है वो दारा शिकोह को जाए, जो उसका एल्डर सन है। बट दारा's younger brother औरंगज़ेब defeated him in a series of battle and eventually executed him। लेकिन जो दारा का यंगर ब्रदर था औरंगज़ेब, उसने डिफीट किया अपने भाई को और उसने खुद रूल किया है मुग़ल एम्पायर में। प्रेजेंटिंग हिज सर्व हेड टू हिज फादर, औरंगज़ेब ऑल्सो रिमूव्ड his two other brother. He had one arrested and one executed and drove the second into the exile. To prevent further challenges to his life, Aurangzeb imprisoned his father शाहजहाँ in the आगरा फोर्ट। औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में उसको बंदी बना के रखा। where he remained until his death, और उसी जेल में शाहजहाँ की डेथ हो गई थी। औरंगज़ेब crowned himself emperor in 1658। औरंगज़ेब ने खुद को एज अ एम्परर डिक्लेयर किया 1658 में और अपने आप को उसने एक टाइटल दिया था, वो टाइटल था आलमगीर का। ठीक है, आलमगीर मीन्स कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, वो इंसान जिसने पूरी दुनिया पे जीत कर ली हो। ठीक है, ही रूल फॉर ऑलमोस्ट 49 ईयर। अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब ने 49 ईयर्स तक एज अ मुगल एम्परर रूल किया है। औरंगज़ेब इज स्किल इन द मिलिट्री मास्टर, कंडक्टेड मैनी कैंपेन्स कंकरिंग पार्ट ऑफ साउथ in particular. Under his reign the Mughal empire reaches to the great expansion। औरंगज़ेब बहुत स्किलफुल था, उसने बहुत सारे कैंपेन्स कंडक्ट कराए थे और उसने कुछ साउथ के एरियाज़ को भी कैप्चर किया। औरंगज़ेब जब रूलिंग पीरियड में था तो इस टाइम पे मुग़ल डायनेस्टी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही थी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। औरंगज़ेब हैड टू स्पेंड द लास्ट 25 ईयर ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वॉर आफ्टर वॉर इन द डेक्कन, और उसने अपने लास्ट 25 ईयर्स लाइफ के वॉर करने में ही निकाल दिए डेक्कन की तरफ। मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज फॉर दोज कैंपेन्स, डिप्लीटिंग द आर्मीज treasury and put a great strain on the administration. Indeed, this is often considered one of the key factors of rapid decline of Mughal power after औरंगज़ेब्स डेथ इन 1707। तो औरंगज़ेब ने बहुत लंबे समय तक की सिर्फ वॉर ही करी है ताकि वो अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड कर पाए, और इस वॉर करने में उसने बहुत ज़्यादा अपनी जो पैसा था उसको भी गंवा दिया था। और ये एक बहुत मेन रीज़न है कि औरंगज़ेब की डेथ जब हो गई थी 1707 में तो मुग़ल एम्पायर बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रह गया था, वो डिक्लाइन होने लग गया था क्योंकि अब उनके पास उतनी अच्छी वेल्दी नहीं रहे थे। औरंगज़ेब हु बिलोंग टू द इस्लामिक सुन्नी सेक्ट was deeply religious. He led an austere life and unlike Akbar observed all the religious rituals and occasions.
औरंगज़ेब इस्लामिक सुन्नी सेट से बिलोंग करता था और वो बहुत सिंपल लाइफ को जीता था और उसका अपने रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा बिलीव था. ही ग्रेजुअली बैंड प्रैक्टिसेस ही रिगार्डेड अस as un-Islamic such as music and dance in his court. और उसने म्यूज़िक डांस को अपने कोर्ट में बैन करा दिया था क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ इस्लाम में इस्लामिक जो लोग फॉलो करते हैं उनका मानना है कि ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कराई जानी चाहिए. एंड री इम्पोज दी जिजिया टैक्स, और औरंगज़ेब ने फिर से जो नॉन मुस्लिम्स में टैक्स इम्पोज किया जाता था जिसे अकबर ने एबॉलिश किया था, उस जिजिया टैक्स को फिर से री इम्पोज कर दिया था. एज वेल एज अ पिलग्रिमेज टैक्सेस, और उसने कुछ पिलग्रिमेज टैक्सेस भी हिंदू ट्रैवलिंग के टाइम पे जो लिए जाते हैं, जब हम लोग अपने तीर्थ धामों में जाते हैं तो फिर हिंदू लोग जो भी तीर्थ धामों में जाते हैं उनसे भी टैक्स लेना उसने शुरू कर दिया था. बोथ ऑफ विच हैड बीन एबॉलिश बाय द अकबर, और ये दोनों ही टैक्सेस अकबर ने एबॉलिश कर दिए थे. वही सब टैक्सेस औरंगज़ेब ने फिर से री इम्पोज कर दिए थे. सम स्कॉलर्स आर्ग्यू डैट औरंगज़ेब motives were primarily political, that is to establish and strengthen his empire dominance. They also give example of grant and assurance of protection he gave to some temples. बहुत से लोगों का ये मानना था कि औरंगज़ेब का जो मेन मोटिव है वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहता है और वो अपने एम्पायर को और वेल्दी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है. ठीक है, उसने बहुत से टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करने का भी एश्योरेंस दिया था. वाइल पॉलिटिक्स डिड प्ले अ पार्ट ऑफ हिज डिसीजन, औरंगजेब्स ओन फरमान और Farman's edicts made his personal religious motive clear too. In 1669, for instance, he ordered governor to all provinces to demolish schools and temples of the infidels and put down their teachings and religious practices. 1669 में औरंगज़ेब ने अपने गवर्नर को ये ऑर्डर दिया कि जितने भी इनफिडल्स हैं, वो लोग जो उसके रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, उनके स्कूल्स को डिमोलिश कर दो, उनके टेम्पल्स को डिमोलिश कर दो ताकि वो अपनी टीचिंग्स को आगे ना बढ़ा पाएँ. Temples at the Banaras, present in Varanasi, Mathura, Somnath, among many other were destroyed. बनारस में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ठीक है, मथुरा, सोमनाथ में भी बहुत से टेम्पल्स हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और ये सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था औरंगज़ेब के ही टाइम पे. एज वेल एज जैन टेम्पल्स एंड सिख गुरुद्वारास, जैन टेम्पल्स और सिख गुरुद्वारास को भी डिस्ट्रक्ट किया गया था. दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगज़ेब वॉज ऑल्सो visible in his persecution of the Muslim of other sects including Sufis and Zoroastrian, the religion of Persian in India originally from the Persia. और इसने कुछ और लोगों के लिए भी अपने इसी अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया था. ओके, यहाँ पे थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन दिया है. वी सॉ अबाउट द दिल्ली सल्तनत एवरेज रेन लास्टेड अबाउट द 9 ईयर. हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में नॉर्मल एवरेज जो रेन है किसी भी राजा ने शासन किया है लगभग 9 साल के लिए किया है. दिस फिगर बिकम 27 ईयर इन द केस ऑफ मुगल, और अगर मुगल्स की बात करें तो वो 27 ईयर्स हो गया है औरंगज़ेब तक, एंड 16 ईयर इफ़ वी कंसिडर ऑल द मुगल रूलर्स up to the end of the emperor in 19th century. What do you make to this number of years of reign? तो आपको क्या समझ आता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो मुगल्स रूल्ड हैड लॉन्गर रेन दैन दी दिल्ली सल्तनत. अगर हम देखें तो मुगल्स ने ज़्यादा लंबे समय तक की रूल किया है दिल्ली सल्तनत के कंपैरिजन में. ये दिखाता है कि जो मुगल एम्पायर था वो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी और वहाँ के जो रूलर्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. उनकी कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी, वो ज़्यादा पावरफुल थी. और औरंगज़ेब के बाद ही मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ क्योंकि औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ को स्पेंड कर दिया था वॉर्स करने में, और जब वो 1707 में उसकी डेथ हो गई थी तो वहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया था मुग़ल एम्पायर का.